हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेजिंग एंड रिक्विजिट्स इसेंशियल्स ऑफ गुड एवरेज, यानी वो अच्छी अच्छी सारी बातें जो एक अच्छे एवरेज के अंदर होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आप इनको बिना कहे फॉलो कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेजिंग। एवरेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कहने को आप इन्हीं दो ऑब्जेक्टिव को अलग अलग तरीके से बहुत सारे टुकड़ों में बांट कर बात कर सकते हैं, बट हम इन दो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास टू गेट सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर ग्रुप। एक पूरे के पूरे ग्रुप को जो डिस्क्राइब करे, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जिसको अचीव करना चाहते हैं, हम गेट करना चाहते हैं, ऐसी सिंगल वैल्यू जो डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंटायर ग्रुप। जैसे हम कहते हैं ना बर्ड्स व्यू। बर्ड्स व्यू का मतलब है ऊपर का नज़ारा। जैसे एक पंछी उड़ता है ऊपर की तरफ, पूरा नज़ारा एक साथ देख लेता है, ऐसे ही हम एक ही नज़र में देख लेता है। उसी तरह से हम एवरेजेस से पूरे के पूरे बहुत बड़े डाटा को एक सिंगल पॉइंट से देख लेते हैं और इससे कंक्लूजन करना आसान हो जाता है। वो एक सिंगल वैल्यू पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, बहुत बड़े ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे आप बात करें इंडिया की, आप अगर सभी का कैलकुलेट करें तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल जैसा काम हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर एक एवरेज इनकम कैलकुलेट करें, सभी की एवरेज इनकम कैलकुलेट करें, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, जिससे हम सभी की एवरेज इनकम को पता कर सकते हैं। तो एक तरह से एवरेज जो है हमें बर्ड्स व्यू देता है, एक ऐसी नज़र देता है, एक सिंगल वैल्यू से हम पूरे के पूरे डाटा को देख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास फैसिलिटेट कंपैरिजन। हमारा जो एवरेजेस है वो कंपैरिजन करने में काफ़ी हेल्प करता है। वैसे भी आप कंपैरिजन करते ही होंगे, जब आपने 10th क्लास +2 क्लास पास की होगी तब आपने मार्क्स का देखा होगा, मेरे कितने परसेंट मार्क्स हैं, उसके कितने परसेंट मार्क्स हैं, परसेंटाइल कितना है। जैसे मान लीजिए 87.5% मार्क्स है और किसी के 87.6% मार्क्स है, तो ये आसानी से कंपैरिजन हो जाता है। तो ये हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। ऐसी एवरेजेस का कंपैरिजन दो तरीके से किया जा सकता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। इस तरीके से हम अभी के कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर एक पीरियड का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये कंपैरिजन हमें आगे चलकर पॉलिसीज बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये कंपैरिजन की वजह से ही हम पॉलिसीज बना पाते हैं। आगे अगर हम बात करें, जब हम कंपैरिजन करते हैं हमें मल्टीपल सिटी ऑफ फोर्सेस का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हमने नेशनल इनकम के बारे में बात की थी। जैसे हमने कहा, मान लीजिए हम 2010 से 2020 के बारे में बात करें तो इन 10 सालों में, इन 10 ईयर में हमारी नेशनल पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो जाती है 20%। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा पहले से अमीर हो गए हैं, क्योंकि हमारा जब इनकम की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है, महंगाई भी साथ के साथ बढ़ती जा रही है और इनकम भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हम वहीं पर स्टैंड करते हैं, हो सकता है पहले से भी कम आ गए हो अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट पहले से ज़्यादा हो गया। तो हम इस तरह से हम चीज़ों को, मल्टीपल फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए एवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को आप अलग अलग तरीके से मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हमारा एवरेज जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करता है, कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है, पॉलिसीज बनाने में हमारी हेल्प करता है। स्टैटिकल एनालाइज है, अगर वो एवरेज है तो वो स्टैटिकल एनालाइज ही होता है, एवरेज एक स्टैटिकल एनालाइज ही है। और वन वैल्यू ऑफ ऑल एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेजिंग। आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है रिक्विजिट्स और इसेंशियल ऑफ गुड एवरेज, यानी एक अच्छे एवरेज में क्या क्या गुण होने चाहिए। और जो पहला हमारा गुण है वो है इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, जो एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स डाटा को
इजी बनाने के लिए ही हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज ही ऐसा बन जाए जो समझ ही ना आए तो उसकी यूजेबिलिटी खत्म हो जाएगी और उसका जो यूज़ है वो काफ़ी लिमिटेड सा हो जाएगा। इसलिए हमारा जो एवरेज है वो ऐसा होना चाहिए जो आसानी से समझ आ सके। सेकंड हमारे पास है सिंपल टू कंप्यूट। एक एवरेज जो है हमारा should not only be easy to understand but also simple to compute so that it can be widely used। हमारा एवरेज ना केवल ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके, बल्कि ऐसा भी होना चाहिए जिसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सके, जिससे उसकी जो दायरा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो और ज़्यादा इस्तेमाल हो पाएगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम मुश्किल फार्मूलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट अगर हमें हमारी एवरेज की एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होगी तो हो सकता है हम कुछ कॉम्प्लेक्स फार्मूलों का इस्तेमाल करके और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मुश्किल एवरेज को भी इस्तेमाल करें। इसके बाद थर्ड है हमारे पास बेस्ड ऑन ऑल दी आइटम्स। द एवरेज शुड डिपेंड अपॉन ईच एंड एवरी आइटम ऑन द सीरीज सो दैट इफ एनी ऑफ द आइटम इज ड्रॉप्ड द एवरेज इटसेल्फ इज अल्टर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एवरेज है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सभी वैल्यू पर हमारे पास डिपेंडेंट हो। अगर कोई एक वैल्यू को ड्रॉप किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो हमारा एवरेज चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 हमने ये वैल्यूज ले लिए और हमने इसका एक एवरेज निकाल लिया है। अगर हम इसका एवरेज निकालें 5 से डिवाइड करके तो 25 आता है। अब आप इस पूरे सीरीज के अंदर किसी भी एक वैल्यू को भी ड्रॉप करते हैं तो इस एवरेज के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, एक मेजर डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से जो हमारा एवरेज है, जो हमने ये मीन निकाला है, एवरेज निकाला है, वो सभी के सभी आइटम्स पर बेस्ड होना चाहिए, किसी एक आइटम पर मेजरली बेस्ड नहीं होना चाहिए। फोर्थ है हमारे पास नॉट बी अनड्यूली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या है? एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम है, जो आपके पूरे के पूरे मीन को या फिर किसी भी एवरेज को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास डाटा जो है वो इस प्रकार से है। अगर आप इसका टोटल करते हो और आप इसको मीन निकालने के लिए अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो 202 आपका मीन आ जाता है। बट आप देख रहे हैं जो आपका एवरेज है, जो आपकी सेंट्रल वैल्यू है, वो ऑब्जर्वेशन में किसी भी आइटम के आसपास भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो एक एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड है जो कि 1000 है। ये मैंने एक बड़ी वैल्यू ली है, ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू भी हो सकती थी। तो इस तरह से जो आपका एवरेज है वो इफेक्टेड है एक्सट्रीम वैल्यू से। इस तरह से आपका जो एक अच्छा एवरेज होगा वो एक्सट्रीम वैल्यू से कभी भी इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। आगे हमारे पास है रिजिडली डिफाइंड। देखिए जो हमारा एवरेज होगा वो एक अब्सोल्यूट आइटम होना चाहिए, अब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए। ये अब्सोल्यूट नंबर और रिजिडिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर सेम डाटा से कल को कोई और पर्सन इसी तरह की वैल्यू, इसी प्रकार का एवरेज कैलकुलेट करे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी सेम ही आएगी। इस तरह से ये पता चलता है कि हमारा जो एवरेज है वो रिजिड है और सेम फार्मूला किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करें तो उसी प्रकार के रिजल्ट आए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एवरेजेस होंगी वो अब्सोल्यूट नंबर्स में होंगी और प्रॉपरली डिफाइंड की जाएंगी, प्रॉपरली एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन इनकी होगी। अलजेब्रिकल फॉर्मूले इस्तेमाल करने के बाद में इनका जो रिजल्ट कंप्यूट किया जाएगा वो एक सिंगल अब्सोल्यूट आइटम को, अब्सोल्यूट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के रिजल्ट्स निकल कर आते हैं तो आपका एवरेज एक अच्छा एवरेज नहीं है, उसके अंदर रिजिडिटी नहीं है, उसके अंदर उसको एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं किया गया। सिक्स्थ हमारे पास है कैपेबल टू फर्दर अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट। हमारा एवरेज फर्दर अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट करने लायक होना चाहिए। पर आप पहले से जानते हैं हमारे पास जब हमने बात की थी एवरेजेस की तो हमारे पास दो टाइप के एवरेज थे, मैथमेटिकल एवरेज जिसको हम अर्थमेटिकल एवरेज भी कह देते हैं, और दूसरा पोजिशनल एवरेज। अर्थमेटिकल एवरेज वही थे जिसके अंदर गुना, भाग, जमा, घटा करके हम अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हैं, और पोजिशनल एवरेज भी कुछ ऐसे ही हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट जरूर होती हैं। हालांकि ये एक डाटा की पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि वो जो नंबर है पर्टिकुलरली वो कहाँ है,
वो मीडियन है, वो या फिर क्वार्टाइल है, या फिर वो डिसाइल है, इस तरह से। तो बट हमारे पास यहाँ पर इनका अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारा एवरेज ऐसा होना चाहिए जो अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट हो, जिससे उसकी कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी और उसकी यूजिबिलिटी और चीज़ों के अंदर भी ज़्यादा अच्छे से की जा सकेगी। उसके बाद हमारे पास है 7th, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। देखिए, जब हम सैम्पलिंग की स्टडी करते हैं, वैसे जब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, स्टैटिक्स को हम साइंस ऑफ एवरेजेस कहते हैं, क्योंकि हम एक बड़े डाटा को एक छोटे डाटा से आसानी से स्टडी कर पाएं, और इसी प्रकार की स्टडी में हमारी सैम्पलिंग हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कॉलेज में बॉयज़ की हाइट मापना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, कॉलेज में मान लीजिए आपके 2000 बॉयज़ हैं, बट आप 2000 को स्टडी करने के बजाय आप करीब करीब 100 बॉयज़ लेते हैं और उनकी एवरेज हाइट मापते हैं, जो 5 फुट 8 इंच के करीब आती है। तो आपका ये एवरेज स्टडी कुछ बच्चों की स्टडी करने से, कुछ स्टूडेंट्स की हाइट को स्टडी करने से आपने एक एवरेज हाइट निकाल ली है, जिससे क्या हो रहा है, आपको इसके सैम्पलिंग स्टेबिलिटी मिल रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो एक्चुअल रिजल्ट होंगे वो 5 फुट 8 इंच ही होंगे, बट इससे एक अंदाजा मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है, एवरेज हाइट पता चल जाती है जो एक्चुअल हाइट के बिल्कुल ही नज़दीक होगी। जिससे हमारे पास एवरेज जो होना चाहिए वो एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सैम्पलिंग स्टेबिलिटी भी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।